तो आखिरकार दिल्ली में क्या खेल हुआ कि केजरीवाल फेल हो गए? चुनाव के लिए केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आए। उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया, अलग अलग इलाकों में वो गए, इमोशनल भाषण दिया, कांग्रेस को भी साथ जोड़ लिया, लेकिन दिल्ली में उनकी दाल नहीं गली। 2019 की तरह बीजेपी ने फिर से सभी 7 सीटों पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल के लिए एक बड़ी शिकस्त मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े थे। 4-3 का रेशियो था, जिसमें अब केजरीवाल की ये बड़ी हार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बताई जा रही है। 2019 वाला नतीजा रिपीट हुआ है, 7-0 से हार हुई है। एक भी सीट कांग्रेस और आपके हाथ नहीं लगी। जितना सीट लाई है उतना सारे पार्टियों वाले मिल के भी शर्म आनी चाहिए, उतना भी नहीं ला पाए हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सारी देश की पार्टियां मिल करके लड़ी, उसके बाद भी उतना सीट भी नहीं ले पाई जितना भाजपा अकेले लाई। दिल्ली ने कह दिया तुम जेल में ही अच्छे हो। रेफरेंडम हो गया ना, उन्होंने तो कहा था कि मुझे जेल जाने से बचाने के लिए वोट दो। दिल्ली की जनता ने कहा तुम इसी लायक हो, जेल में जाओ और दिल्ली को जितना रुलाया उसका फल भोग। बीजेपी के नंबर क्या आए हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या दावा किया था? 400 पार, यानी कि उनके दावे से 160 सीटें कम आई हैं। पूरी बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके नेता, 400 पार होगा, 400 पार होगा। कोई गलती से पूछ लेता था, अरे वो एनडीए में कुछ घटक दल में, बोले हाँ 20-25 उनकी भी आ जाएंगी तो 425 हो जाएगा। तो 400 पार तो अपनी कह रहे थे। और आपने देखा भी होगा कि एग्जिट पोल में जब राजा जी ने कह दिया था तो सारे एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे थे, 400 पार वाला। अमित भारद्वाज और कुमार कुणाल मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज का सबसे पहले रुख करेंगे। अमित, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से संजय सिंह कह रहे हैं और सवाल उनसे दिल्ली लोकसभा चुनाव पर पूछा गया, वो पूरे नेशनल रिजल्ट पर आ गए। एनडीए के वहां पर आंकड़े कैसे कम हुए वो गिनाने लगे। तो वही बात हुई ना, जिस छात्र ने 90% एक्सपेक्ट किया था उसके अगर 70% आ गए, और जिस छात्र जो फेल हो गया उससे कोई सवाल ही नहीं किया गया। नेहा, निश्चित रूप से देखिए आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस चाहे वो दिल्ली में हो या फिर पंजाब में हो, इसको लेके कई सारे सवाल उठते हैं। हालांकि दिल्ली को लेके पार्टी के इंटरनली एक एक्सप्लेनेशन जरूर ये समझ में आता है कि दिल्ली में आप 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी तरफ से जितना दमखम दिखाना था उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो दमखम नहीं दिखाया। राहुल गांधी ने एक भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए दिल्ली में कैंपेन नहीं किया। सचिन पायलट इकलौते कांग्रेस के नेता थे जो कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो कैंपेन भी बहुत देर से हुआ। कुल मिलाकर अगर आप दिल्ली के चुनावों के एनालिसिस करें तो आम आदमी पार्टी ने एक तरह से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी कि जो 3 कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे उनके लिए भी काडर से लेकर रिसोर्स मैनेजमेंट का काम आम आदमी पार्टी के जिम्मे सौंप दिया गया था। आपने देखा होगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार किया। निश्चित रूप से नतीजे अब जब पॉजिटिव नहीं आए तो सवाल उठेगा कि आखिरकार जो कैंपेन स्ट्रैटेजी थी क्या उसमें चूक रह गई, या फिर एक बड़ा वोटर का तबका जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को तो वोट देता है लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो वोट बैंक में जो कट करने का, ईट इन करने का कोशिश जो था, उससे तोड़ के अपनी तरफ खींच कर लाने की कोशिश थी, वो पूरी प्रक्रिया नाकामयाब रही। इसकी समीक्षा कहीं ना कहीं पार्टी कर रही होगी। पंजाब को लेकर ये बात जरूर हमें सूत्रों ने कही है कि पंजाब में जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे आम आदमी पार्टी को ज्यादा बड़ा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि वहां पे उम्मीद ये जताई जा रही थी कि पंजाब में भगवंत मान की लीडरशिप में एक बड़ा चंक जो है सीट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आएगा, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर जीत हुई है। और ये सूत्र जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि अब इसको लेके एक समीक्षा के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरकार पंजाब के कैंपेन में क्या गलत हुआ, क्यों सीटों का कन्वर्जन
कंसोलिडेशन वहां नहीं हुआ। और दिल्ली की जहां तक बात है तो कुल मिलाकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिए काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी को अपने रिसोर्सेज के लिए 7 सीटों पर रिसोर्स लगाने पड़े, और इसके साथ साथ कोई ज्वाइंट कैंपेन नहीं होना राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का, क्या ये तमाम मुद्दे जो हैं उन्होंने वोटिंग के दौरान जो है उसका असर रहा? और साथ ही जो मैं कॉमन वोट बैंक की बात कर रहा था आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, उससे नाकामयाब होना, उस वोटर को अपनी तरफ खींच पाना, संभवतः यही कारण रहे होंगे। नेहा। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार कुणाल, ये तमाम मुद्दे जो यहाँ पर अमित ने गिनाए वो मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जिस इमोशनल कार्ड पर लगातार अरविंद केजरीवाल खेल रहे थे, उनका ये कहना था कि उनको एक साजिशन जेल के अंदर डाला गया है, वो प्रचार करने के लिए भी जब बाहर आया, अलग अलग रैलीज में भी उन्होंने ये बात कही, वो इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं फेल हो गया। और जिस तरीके से कांग्रेस और आपको मिलकर काम करना था, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी, एक डिस्टेंस दिखाई दिया पॉलिटिकली। बिल्कुल नेहा, वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो स्थिति वही हुई कि केजरीवाल जब तक अंदर थे तब तक तो बहुत इमोशनल कार्ड की बात आ रही थी, सुनीता केजरीवाल बाहर थी, लेकिन जब खुला तो एक तो वो इमोशनल कार्ड उस तरीके से चल नहीं पाया, दूसरी तरफ जो स्वाति मालीवाल वाला पूरा मसला आया, उसने कहीं महिला वोटर्स के बीच में एक निश्चित तौर पर यह संदेश भेजा कि किस तरीके से जो पूरी पार्टी है वो संजीदा नहीं है महिला इश्यूज को लेकर के। वहीं बीजेपी ने दो महिला उम्मीदवार उतारे थे, बांसुरी स्वराज को उतारा था, कमलजीत शेरावत को उतारा था। कास्ट कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखेंगी तो एक भी जो गठबंधन है उसने जाट एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, उसने पंजाबी उम्मीदवार एक भी नहीं उतारा। ये तमाम चीजें जो अंतिम तौर पर जो रिजल्ट आया है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। आप कई सारे ऐसे पहलुओं को छोड़ दें जहां पर आप न ब्राह्मण उम्मीदवार दे रहे हैं, न जाट उम्मीदवार दे रहे हैं, ना ही आप महिला उम्मीदवार दे रहे हैं, तो ऐसे में उन जो वर्ग हैं उनका वोट आपके पास आएगा, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात रही, बहुत देर से एक तो गठबंधन पर बहुत दिनों तक किचकिच होती रही, कौन पार्टी लड़ेगी कौन नहीं लड़ेगी। उसके बाद जब गठबंधन हुआ तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, वो जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए, एक नैरेटिव वहां पर गड़बड़ हो गया। तो तमाम जो कोशिशें थी, एक बार ग्राफिक्स अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस ग्राफिक्स में दरअसल 2019 के सबसे पहले नतीजे देखिए, जिसमें बीजेपी को 56.9% वोट मिला है, कांग्रेस को 22.6%, आपको 18.2%, बसपा को 1.1%, और अब 24 का डेटा आपको दिखाएं जिसमें 54.7% बीजेपी को हासिल हुआ है, कांग्रेस को 19% लगभग, और आपको 24.3%, यानी कि आपका जो है वो वोट परसेंटेज बढ़ा है और बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा है। लेकिन इसके बावजूद 2019 का प्रदर्शन बीजेपी दोहराने में कामयाब रही है। वहीं असेंबली सीट्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुणाल, अगर कम महिलाओं ने वोट किया है, इसके बावजूद आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये क्या संकेत देता है, किस ओर इशारा है, और स्वाति मालीवाल का फैक्टर इसमें कितना अहम है? देखिए, जो बीजेपी का वोट परसेंटेज कम हुआ है वो महज 2% कम हुआ है, और आम आदमी पार्टी का जो बढ़ा है ये अभी आपको देखना पड़ेगा कि नंबर 2 पर पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस रही थी, तो कांग्रेस का वोट जो है वो साझा हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। तो ज्यादा सीटों पर चूंकि आम आदमी पार्टी लड़ी है 4 सीटों पर, तो उनका वोट परसेंटेज थोड़ा आगे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कमोबेश जो दिल्ली में वोट परसेंटेज आया है ऑन एवरेज अगर देखिए गठबंधन को, तो लगभग 44% आया है और बीजेपी 50% से ऊपर रही है, और इसी वजह से एक भी सीट गठबंधन को हासिल नहीं हुआ। स्वाति मालीवाल का फैक्टर बहुत जबरदस्त रहा, क्योंकि वो उस समय था जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल से आए थे, और उसी समय आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आश्वस्त लग रही थी कि उनको सहानुभूति मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के घर में स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, उनके साथ कथित तौर पर जो बदसलूकी हुई, मारपीट की घटना हुई, उसने एक पूरा डैमेज कर दिया नैरेटिव को, और जो सहानुभूति थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। और यही वजह रही कि जो नुकसान होना था वो स्वाति मालीवाल के बाद ना तो उतना एग्रेसिव रह पाए अरविंद केजरीवाल, और जो नुकसान होना था वो साफ तौर पर हमें नतीजों में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है।